जी तो चलिए आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास लेक्चर नंबर 1 के नाम से एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यहाँ पे शीट अवेलेबल है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ और मेरे पास एक्सेल की एक शीट यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगी। आप इसको शीट को ओपन करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ पे किसी भी फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करें और यहाँ से आप न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट अवेलेबल होगी। मैं अपनी शीट को ओपन करता हूँ और हम क्विकली जो है वो इसके इंटरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट टैब्स देख सकते हैं, जैसे ये होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट, इन सब को जो है वो हम टैब बोलते हैं। उसके बाद जो ये नीचे वाला टैब के नीचे जो एरिया है जो आप देख सकते हैं, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसको हम जो है वो रिबन बोलते हैं। लाइक अगर मैंने इंसर्ट का टैब ओपन किया तो उसके नीचे इसका रिबन ओपन हो जाएगा और फिर हर टैब के नीचे कुछ ग्रुप्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही होम का टैब क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास क्लिप बोर्ड का एक छोटा सा ग्रुप है और हर ग्रुप दूसरे ग्रुप से जो है वो एक छोटी सी लाइन उसको जो है वो अलग कर रही है दूसरे ग्रुप से। जैसे एक ग्रुप जो है वो क्लिप बोर्ड का है, दूसरा ग्रुप जो है वो फॉन्ट का है, तीसरा ग्रुप जो है वो अलाइनमेंट का है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बारीक सी जो है वो एक लाइन है जो कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग कर रही है। यानी कि ये जो होम के नीचे, होम टैब के नीचे ये जो मेरे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर के ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन मौजूद है और ये बेसिकली ग्रुप फॉन्ट का है। इसी तरह से अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आप जैसे ही कोई टैब ओपन करेंगे नीचे आपके पास ग्रुप्स ओपन होंगे और फिर ग्रुप्स के आगे अंदर फर्दर उसके जो है वो फंक्शन अवेलेबल हैं। अच्छा, अब मैं अगर अपने फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास न्यू का ऑप्शन जो है वो आ रहा है। अगर आपने नई फाइल बनानी है तो आप न्यू पे जाएंगे। ओपन का मतलब कि अगर आप ऑलरेडी अगर एक्सेल की कोई फाइल कहीं पे भी जो आपकी लोकेशन पे मौजूद है अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से करेंगे। इन्फो में आपके पास फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि इसका कौन सा जो है वो आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा इसकी फ़ाइल को जो है वो क्रिएट किसने किया है, वगैरह वगैरह। सेव जो है आप करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। सेव एज़ का मतलब आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप अगर फ़ाइल की एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो सेव एज़ करेंगे। प्रिंट में आपके पास उस फाइल को प्रिंट करने के नंबर ऑफ़ ऑप्शन होते हैं जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। शेयर में आप होता है कि आप फाइल को ईमेल के थ्रू अगर किसी को शेयर करना चाह रहे हैं या आप क्लाउड पे उसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपने उसको PDF की कॉपी बनानी है या फिर आपने फाइल की जो है वो टाइप चेंज करनी है तो फिर आप उसको जो है वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो है वो आपके पास पब्लिश का ऑप्शन है जो कि नॉर्मली ज़्यादातर पावर BI में यूज़ होता है। क्लोज से आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली ये जो ऊपर आपके पास टैब से भी ऊपर का ये जो एरिया आपके पास आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये बेसिकली आपके जो फंक्शंस होते हैं उनमें से आप किसी भी फंक्शन को जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं आप उसकी शॉर्ट की टाइप जो है वो यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको बार बार जो है वो टैब्स के अंदर जाके वो ऑप्शन खोलना ना पड़े और आपके सामने यहीं पे ही वो ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाए। ये जो आपके पास पूरी विंडो आपको दिख रही है जिसमें ये ABCD ये तमाम जो है वो आपके कॉलम हैं और ये तमाम जो है वो आपकी रोज़ हैं। जो रो नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपकी रोज़ हैं और ABCD जो है वो आपके कॉलम्स हैं। ये जो मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है इस फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं और इसके बाद फर्दर जो है इसके अंदर वर्कशीट अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास शीट नंबर 1 जो है वो ओपन है। अगर मैं साथ जो है वो नेक्स्ट शीट या प्लस के साइन पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास शीट नंबर 2 ओपन हो जाएगी और फिर दोबारा करता हूँ तो शीट नंबर 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आपके पास यहाँ पे
ये जो जूम इन और जूम आउट आप शीट को कर सकते हैं। अगर आपने विजिबिलिटी जो है वो बेहतर करनी है, लाइक अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जूम पे जाऊँ और यहाँ पे मैं 200% सिलेक्ट कर लूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे सेल का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब सेल क्या होता है? सेल बेसिकली ये होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे आपका कॉलम और आपका जो रो है वो इंटरसेक्ट करता है। लाइक यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो ए है, रो है आपकी 1, तो A1 जो है वो आपका सेल इस वक्त जो है वो हाईलाइटेड है। जो सेल भी मैं हाईलाइट करूँगा या जिस पे भी मेरी कर्सर जाएगी, वो उस सेल का नाम यहाँ पे मौजूद आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे A1 जो है वो इस वक्त आ चुका है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सेल नंबर C4 हो चुका है। C बेसिकली मेरा कॉलम है और 4 जो है वो मेरी बेसिकली रो है। अच्छा, अब अगर मैं इसको मुझे कोई भी सेल सिलेक्ट करना हो तो आप अपने जो आपका कीबोर्ड है उसमें 4 जो एरोज़ आपके आ रहे हैं, जो आपका अपवर्ड एरो है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। डाउनवर्ड एरो जो है उसको प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ, राइटवर्ड एरो जो है उससे आप जो है वो राइट की तरफ मूव करेंगे और लेफ़्ट एरो से आप लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। आप कर्सर जो है वो अपने माउस से भी जो है वो मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी आप ले जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वो सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा सेल को ओपन करना हो तो आप क्या करेंगे, उस पूरे सेल को जो है वो सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके और आप उसको अपना क्लिक छोड़े बगैर जो है वो जहाँ पे भी अपने माउस को मूव करेंगे तो आपकी जो एक से ज़्यादा जो सेल सिलेक्ट होंगे इसको हम रेंज कहते हैं। इस वक्त जो मेरी रेंज है वो मेरी कहाँ से कहाँ तक की है, सबसे पहला जो सेल होगा वहाँ से लेके सबसे लास्ट सेल की। सबसे पहला मेरा सेल कौन सा है इस पूरी रेंज जो मैंने सिलेक्ट की हुई है, मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैं होम टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 2 कलर्स के ऑप्शन मौजूद हैं। पहला जो कलर है ये बेसिकली जो सेल होता है उस सेल को कलर कर देगा। जो दूसरा मेरे पास ये कलर आ रहा है ये फ़ॉन्ट को कलर करेगा। तो अभी मैं जो है वो अपने सेल को कलर करना चाहता हूँ तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। अब आप इसमें देख के बताइए कि आपका जो इस पूरी जो मैंने येलो हाईलाइटेड की है ये जो रेंज, इसमें जो सबसे पहला सेल है वो मेरा कौन सा है, वो मेरा C2 का सेल है। अगर मैंने इस C2 के सेल को जो है वो इसकी बॉर्डर लाइन को चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा होम टैब के अंदर मेरे पास बॉटम बॉर्डर के नाम से एक ऑप्शन है। अगर मैं इसके साइड पे छोटा सा जो एरो है इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं कि आप अपने बॉर्डर को जो है वो टॉप बॉर्डर करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ ऊपर लाइन आ जाए, लेफ़्ट बॉर्डर यानी सिर्फ लेफ़्ट पे आ जाए, राइट पे आ जाए, ऑल बॉर्डर का मतलब कि वो पूरी जो आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है वो तमाम जो है वो बॉर्डर आ जाएँ, थिक बॉर्डर आ जाए। डिफरेंट जो है वो स्टाइल हैं, आपके हिसाब से जो भी आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसको जो है वो थिक बॉर्डर जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास C2 जो है वो इस वक्त हाईलाइट हो चुका है। तो मेरे पास दोस्तों इस वक्त ये जो येलो मैंने रेंज सिलेक्ट की है इसका सबसे पहला जो सेल है वो C2 है और सबसे लास्ट जो है वो मेरा F का है। अच्छा, अब जो अगर मैं चाहता हूं कि मैं F5 जो मेरा सेल है जो मैंने सिलेक्ट इस वक्त किया हुआ है इसमें भी वही बॉर्डर आ जाए जो मैंने C2 में किया है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे जाके अगेन इसको क्लिक कर दूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मेरे पास ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मौजूद है। ये क्या काम करता है कि ये आपका जो लास्ट फंक्शन परफॉर्म हुआ होता है, अगर आप फॉर्मेट पेंट करते हो तो वही फंक्शन ये जो है अगले सेल में परफॉर्म कर देता है। वो कैसे करता है, अगर मैं C2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इस वक्त मेरे पास मेरा जो कर्सर है उसके साथ एक ब्रश का साइन आ चुका है। अब मुझे कहीं पे भी अगर मैं इसको ले जाके क्लिक करूँगा तो वही मेरे पास फॉर्मेट आ जाएगा जो कि मैंने कॉपी किया होगा। आप देखते हैं मैंने जैसे ही F पे इसको क्लिक करके छोड़ दिया तो आप देख रहे हैं मेरे पास वही फॉर्मेट जो है वो मेरा F पे भी आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने येलो हाईलाइटेड अपने पास पूरी रेंज की थी इसका जो है वो जो सबसे पहला जो सेल है वो क्या था, C2।
तो मैं जो है इस सेल का जो नाम है उसको सेल के अंदर लिख भी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक, आपने जिस सेल के अंदर भी राइटिंग करनी होगी, टाइपिंग करनी होगी, तो आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप या तो डबल क्लिक करके भी उसमें लिख सकते हैं, या आप सिंपल अगर उस सेल को जो है वो सिलेक्ट कर लें तो तब भी आप जो है वो उसमें लिख सकते हैं। मैंने इसमें C2 लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, C2 लिख के एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो सेल है वो उससे डाउनवर्ड जो सेल है ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं अपने मेरे कीबोर्ड के जो एरोज हैं वहाँ से मैं इस सेल को जो है मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ जो कि F5 है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने येलो रेंज अपने पास हाईलाइट की थी, इस पूरी रेंज का नाम क्या होगा, इस पूरी रेंज का नाम होगा C2 से लेकर, ये मैंने जो है वो साइन यहाँ पे डाल दिया, C2 से लेके F5, ये इस जो येलो हाईलाइटेड जो मेरे पास रेंज है इसका नाम है। अब आप लोगों को ये वेरीफाई करवाने के लिए कि यही नाम है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो सेल का नाम आता होता है, अगर मैं यही जो C2 और F5 वहाँ पे लिखूंगा तो आप देखेंगे कि येलो हाईलाइटेड जो मेरा एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो C8 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं बैक स्पेस से ख़त्म करता हूँ और यहाँ मैं C2 अपना ये साइन डालता हूँ रेंज वाला और F5 लिख के जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आपने देखा मेरे पास वो वाला येलो एरिया जो है वो हाईलाइट हो चुका है, जिसका मतलब है कि मेरी इस रेंज का जो नाम है वो C2 से F5 है। तो ये जो है वो आपको एक बेसिक जो है वो मैंने बताया कि किस तरह से जो है वो आप सेल आपका क्या होता है, आपके कॉलम क्या होते हैं, आपकी जो रोज़ हैं वो क्या होती हैं। आप जो है वो जूम इन और जूम आउट जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बॉटम में जो है वो छोटा सा एक जूम इन और जूम आउट का जो है वो ऑप्शन है। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। नॉर्मली रिकमेंडेड ये होता है कि आप इसको 100% पे रख के जो है वो काम करें, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने उस शीट को प्रिंट लेना हो या बाकी आपने फॉर्मेटिंग करनी हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली जो है वो इसको देख सकें। अगर आपने कोई भी फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया हो तो आप उसको अनडू करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप यहाँ से कंट्रोल Z के थ्रू जो है वो आप उस फंक्शन को अनडू कर सकते हैं। आपने देखा मैंने इसको जूम इन किया था और मैंने जैसे ही कंट्रोल Z किया तो वो जो है मेरा जो जूम इन मैंने किया था उसको उसने अनडू कर दिया। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी डिलीट करना हो तो उसका तरीकाकार एक ये है कि आप कॉलम जो है वो सिलेक्ट करने के लिए आप पूरे जो कॉलम है, जो ये C कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने सेल के ऊपर क्लिक किया तो पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं होगा। आप इस अगर कर्सर को देखें तो इस वक्त ये प्लस नुमा एक साइन है। अगर मैं इसको जैसे ही B के ऊपर ले जाऊंगा तो आप देखेंगे ये डाउनवर्ड एरो का एक जो है ना वो साइन यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर ये डाउनवर्ड एरो का साइन बनेगा इसका मतलब ये है कि अब आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप रो में जाएंगे तो आप किसी भी रो के ऊपर अपना कर्सर जो है लेके जाएंगे तो आपका राइट वर्ड एरो की तरह का एक साइन जो है वो बन जाएगा, जिसका मतलब है कि अब आपका वो पूरी जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं जो है इसको डिलीट करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करके क्लिक छोड़े बगैर उस पूरी रेंज को जो है वो सिलेक्ट करूंगा और वहीं पे ही मैं ऊपर अपने कॉलम में राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन जो है वो क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो तमाम डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर मैंने इसको दोबारा से अनडू करना हो तो मैं कंट्रोल Z करूँगा तो मेरे पास वो तमाम जो डिलीट शुदा डाटा है वो वापस आ जाएगा। तो मैं इसको जो है वो अभी डिलीट कर देता हूँ। और अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने अपने सेल में कुछ भी लिखना हो और बेसिक एक डाटा आपने बनाना हो तो आप किस तरह से करेंगे। तो सपोज़ करें कि मैं अगर किसी कंपनी का जो है वो डाटा अपने पास बना रहा हूँ और मैंने उस कंपनी की मंथ वाइज जो है वो सेल देखनी है कि कितनी हो गई है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके लिए मुझे ये करना होगा कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे मंथ जो है ना वो टाइप करना होगा
उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो ये टाइप करना होगा। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आप टैब जो है वो अगर प्रेस करेंगे तो आप जो है वो नेक्स्ट सेल की तरफ जो है वो चले जाएंगे। और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसका सपोज करें कि मैं टैक्स का स्टेटस देखना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो है वो उस टेन्योर में उस मंथ में कितनी टैक्स रजिस्टर्ड पार्टियाँ थीं और कितनी नॉन टैक्स रजिस्टर्ड पार्टियाँ थी। तो मैं यहाँ पे टैक्स रजिस्टर्ड पार्टीज़ लिख देता हूँ। अब अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये मेरा उस सेल की लेंथ जो जितनी भी है उससे ज़्यादा है। तो आपको लग रहा होगा कि इस वक्त ये टैक्स रजिस्टर्ड पार्टी जो है वो ई कॉलम और डी कॉलम दोनों में आ चुका है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज करें नॉन टैक्स रजिस्टर्ड पार्टीज़ और मैं इसको एंटर करता हूं तो मेरा जो कर्सर है वो नीचे की तरफ आएगा। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सिर्फ टैक्स रजिस्टर भी पूरा लिखा हुआ जो है वो नहीं आ रहा और उसके बाद जो है वो इसी तरह से नॉन टैक्स रजिस्टर्ड पार्टी जो है वो ई और एफ दोनों में चला गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं फार्मूला बार के बारे में। ये वाला जो मेरा जिसमें ये लिखा हुआ छोटी सी जो विंडो है जिसके अंदर टैक्स रजिस्टर्ड पार्टी लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। आप जो कुछ भी सेल के अंदर टाइप करते हैं वो फार्मूला बार के अंदर आ जाएगा। अगर मैं फार्मूला बार के अंदर टाइप करूँगा तो वो मेरा उस सेल में आ जाएगा जो मेरा सेल सिलेक्ट होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे मैंने ये वाला सेल अपना सिलेक्ट किया D2 और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा जो सिलेक्शन हुई है वो मेरी D2 पे है, तो मेरी सिलेक्शन मैं यहीं पे रहने देता हूँ और फार्मूला बार में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैक्स रजिस्टर्ड पार्टीज़। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं फार्मूला बार में लिखता जा रहा हूं तो मेरे पास नीचे D2 में वही कुछ लिखा हुआ जो है वो आ रहा है। मैं यहां से एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास वही कुछ लिखा आ चुका है। अच्छा, अब अगर आपने उसकी लेंथ को जो है वो एडजस्ट करना हो टेक्स्ट की, उसको सेल के अंदर रखना हो, तो उसका एक तरीकाकार ये है कि आप क्या करेंगे कि D और E के दरमियान जब अपनी कर्सर लेके आएंगे तो वो डाउनवर्ड एरो से प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप उसके सेंटर में लेके आएंगे D और E के दरमियान लेके आएंगे अपनी कर्सर को तो वो प्लस के साइन में जो है वो कन्वर्ट होगा। अब अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो जितनी भी लेंथ होगी वो सेल उतनी लेंथ के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। आप इसको मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक आप जैसे ही कर्सर इस दोनों के दरमियान लेके आएंगे और यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करके और अपनी कर्सर छोड़े बगैर इसकी लेंथ जो है वो मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बहुत सारे जो है वो सेल हैं जिनकी लेंथ जो है वो एडजस्ट होने वाली है, तो आप टॉप लेफ्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा सा एक जो है वो मेटेलिक डाउनवर्ड एरो सा बना हुआ है। अगर आप इसको जो है वो इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप जो है वो कंट्रोल A अगर जो है वो प्रेस करेंगे तो भी आपकी जो पूरी शीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। जब आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाए तो आप कहीं पे भी जाके किसी भी दो कॉलम में जाके अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी लेंथ है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। अच्छा, आप ये भी नहीं करना चाह रहे, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो सेल E की जो लेंथ है वो मेरी इससे ज़्यादा जो है वो ना बढ़े, क्योंकि अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मेरी E सेल की जो लेंथ है वो बाकियों से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो मैं इसका दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आपने देखा कि उतनी ही जो मेरी सेल की जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली वो टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट हो चुका है। तो राइट साइड पे जाने की बजाय वो टेक्स्ट जो है वो नीचे की तरफ आ चुका है। अब मैं इसको अपने मैनुअली जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा आगे ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो है ना वो पार्टीज़ जो है वो नीचे की तरफ आ चुकी हैं। अब मैंने इसकी जो ऊपर वाली जो लेंथ है इसको एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम मैं वही फंक्शन परफॉर्म करूँगा। मैं रो नंबर 2 और 3 के दरमियान जाके अगर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास ये एडजस्टमेंट जो है ये भी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मेरा
जो है वो सेंटर में आ जाए और ज़रा दिखने में फॉर्मेटिंग इसकी बेहतर हो, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा। जितने भी ये मेरे चार मेरे रोज़ हैं, इनको मैंने सबको सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो मेरे पास सेंटर का, सेंटर योर कंटेंट के नाम से ऑप्शन है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो सेंटर में मेरा सारा कंटेंट आ जाएगा, और अगर मैं इससे ऊपर जाके मिडल अलाइन करूँगा तो मेरे पास सेंटर और मिडल में ये सारा टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको दोबारा से जो है वो सब चारों रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ बॉर्डर पे जाके मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर जो है वाला ऑप्शन इसको क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास सबके दरमियान ये जो है बॉर्डर आ चुका है। अच्छा, अब जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी मैं मंथ जो है टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे JAN टाइप किया और यहाँ पे मैंने FEB जो है वो टाइप कर दिया। ईयर के लिए मैं यहाँ पे 2013 लगा देता हूँ, यहाँ पे 2014 लगा देता हूँ, और टैक्स रजिस्टर्ड पार्टी यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, नॉन टैक्स रजिस्टर्ड 1 लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ। ये बेसिकली मैं रैंडम जो है वो फिगर यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये चूँकि मेरी हेडिंग है मंथ, ईयर, टैक्स रजिस्टर्ड पार्टीज और नॉन टैक्स रजिस्टर्ड पार्टी, तो मैं इसको जो है वो बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो एक तरीकाकार तो ये है कि मैं अगर सिर्फ इन चारों को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने होम टैब के नीचे बोल्ड को क्लिक करूँगा तो ये चारों जो है वो बोल्ड हो जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो सेल्स ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अमाउंट कोई सी भी यहाँ पे लिख देता हूँ 5000 की और यहाँ पे 2000 की। उसके बाद अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे करेंसी का साइन ऐड कर दें, डॉलर का साइन ऐड कर दें, या फिर आप लोग कोमा ऐड कर दें, तो आप लोग जो है ना वो बआसानी कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग इसको सिलेक्ट कर लें, इस 2 सेल को सिलेक्ट कर लें, या फिर अगर आपको ये लगता है कि इस पूरे सेल में सिर्फ सेल की ही फिगर आएगी तो फिर आप पूरे कॉलम को जो है ना वो सिलेक्ट करके अगर आप नंबर के ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ आपके पास कोमा जो है वो स्टाइल आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितनी भी फिगर्स आएंगी इस पूरे कॉलम में सबके साथ ऑटोमेटिकली जो है वो कोमा ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों के पास कोई ऐसा डाटा हो जो कि परसेंटेज का हो, और आप लोग जैसे ही वहाँ पे वैल्यू डालें परसेंटेज की तो वो परसेंटेज के साइन के साथ जो है वो वहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे, लाइक यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ परसेंटेज वैल्यू, मैं एक और यहाँ पे जो है ऐड कर देता हूँ कॉलम, और यहाँ पे अगर मैं 10 डालूंगा तो यहाँ पे परसेंटेज शो नहीं होगी। तो अगेन आप लोग को क्या करना होगा कि आप लोग सबसे पहले तो ये पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट करें, और इस कोमा के साथ ही परसेंटेज का ऑप्शन है। जैसे ही मैं परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, अब अगर यहाँ पे मैं 10 वैल्यू डालूंगा तो आपके पास 10% आएगा, 12 डालूंगा तो 12, जो भी आप वैल्यू डालेंगे तो वो परसेंटेज में आपके पास शो हो जाएगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी वैल्यू के साथ डॉलर का साइन आ जाए, लाइक जो करेंसी अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो आ जाए, तो आप लोग अगेन पूरा जो है वो कॉलम सिलेक्ट करें, और आपके पास यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका करेंसी की वैल्यू का है। यहाँ पे सबसे टॉप पे यूनाइटेड स्टेट की करेंसी डॉलर का साइन आ रहा है। मैं जैसे ही ये यहाँ पे पुट करता हूँ आपके पास करेंसी की वैल्यू जो है वो डॉलर में आ जाएगी। अब मसला ये है कि यहाँ पे ये जो है वो डेसिमल की वैल्यू भी दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.00 भी ऐड हो चुका है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है इंक्रीज डेसिमल, एक है डिक्रीज डेसिमल। इस केस में मैं डिक्रीज डेसिमल करूंगा तो आप देखेंगे कि वो पॉइंट के बाद 00 जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वैल्यू जो है वो डेसिमल के साथ आए तो जितने पॉइंट्स के साथ आप उसको ऐड करना चाहें आप इंक्रीज डेसिमल के साथ जो है उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो मर्ज एंड सेंटर का हम देख लेते हैं।
मर्ज एंड सेंटर हम कब यूज़ करते हैं, लाइक अगर मेरे पास ये जो सारा डाटा है ये ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, इसका डाटा मेरे पास जो है वो मौजूद है। अगर आपने अपना पूरा जो रो है या तो आप उसको अपनी माउस की कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा और आपको अपनी जो राइट एरो है उसको आप प्रेस करते जाएंगे तो आप राइट की तरफ आते जाएंगे। अगर आप शिफ्ट डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ आते रहेंगे। तो इस केस में जो है वो मैं क्या करूंगा कि मैं राइट की तरफ मूव करूंगा और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ABC लिमिटेड जो है वो पूरा सिर्फ एक ही यहाँ पे जो रो में जो है वो आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर जैसे ही करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ABC लिमिटेड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे पूरी जो रो है वो इस वक्त सिंगल रो में कन्वर्ट हो चुकी है और उसका कलर मैंने येलो कर दिया है। अब यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था फ़ॉन्ट कलर का, जो उस वक्त मैंने आपको बताया था, वो ये था कि अब यहाँ पे मेरे पास सेल का कलर तो येलो हो चुका है, लेकिन अगर मैं ABC लिमिटेड का कलर चेंज करना चाहता हूँ तब मुझे जो है वो फ़ॉन्ट कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा, या आप अगर मज़ीद कलर चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही रेड सिलेक्ट किया तो मेरे पास ABC लिमिटेड रेड कलर में आ गया और मेरे पास सेल का कलर जो है वो यहाँ पे येलो कलर में आ चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डाटा जो है, जो भी आप टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, अगर आप उसका साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी जो है वो साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप वो जो इसकी अलाइनमेंट है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ओरिएंटेशन में तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से जो है वो डाटा आ जाएगा। अगर आप इसको वर्टिकली टेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। डिफरेंट जो है वो आपके पास टेक्स्ट के जो है वो स्टाइल हैं, आपको जो भी सिलेक्ट करना हो आपके काम के हवाले से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अगर आपने किसी भी ये जो मेरे पास हेडिंग है, अगर मैंने इनका जो है वो फॉर्मेट चेंज करना हो, अगर मैंने इनके जो स्टाइल हैं सेल के वो चेंज करना हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जो है वो डिफरेंट स्टाइल है। इसके बारे में हम लेटर ऑन जो है वो डिटेल में बात करेंगे कि आप कैसे जो है वो अपना स्टाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे जो अवेलेबल स्टाइल हैं उनमें से भी अगर आपने कोई स्टाइल अपनी हेडिंग का लेना हो तो आप यहाँ से जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास ये एक डाटा जो है वो मौजूद है और आप चाहते हैं कि आप इसका प्रिंट आउट जो है ना वो लें, तो आपको उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। आपको जो गैर ज़रूरी स्पेसेस हैं वो पहले ख़त्म करनी होंगी और आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपना डाटा जो है वो इस तरह से प्रेजेंट करें ताकि आप उसका जब प्रिंट लें तो वो तमाम जो डाटा है वो एक पेज पे एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो प्रिंट आउट हो सके। जैसे इस केस में अगर मैं देखूं तो ये जो टेक्स्ट रजिस्टर पार्टी है इसमें ये सेल जो है इसकी लेंथ थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं मैन्युअली जो है इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ को कम कर दूं, लेकिन अब मैं देखूंगा तो मेरे पास टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा। तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास इस फॉर्म में जो है वो डाटा आ चुका है। नेक्स्ट मेरे पास इसकी लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा मैन्युअली और कम कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो सेल है उसकी जो सेल है उसको भी मैं थोड़ा सा मैन्युअली जो है डिक्रीज कर देता हूँ। मंथ पे मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली अपनी जो लेंथ है उसकी सेल की उसको वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा। लाइक अगर ईयर की मैंने जो है वो सेल की लेंथ को एडजस्ट करना हो तो एक तरीका तो ये है कि मैं मैन्युअली जो है वो आगे पीछे सेल को करता रहूं। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं सी और डी के दरमियान डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो उसकी लेंथ है वो एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो मैं डाटा की अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी सेंटर में कर देता हूँ ताकि ये और भी जो है वो बेहतर प्रेजेंटेशन में आ जाए। उसके बाद मैं अब इसका प्रिंट लेने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं कंट्रोल P का जो मेरे पास शॉर्ट की है अगर मैं उसको प्रेस करूंगा तो भी मैं यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे फाइल पे तो यहाँ से भी आपके पास प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। अब मेरे पास इस तरह की फॉर्म में जो है ना वो
डाटा जो है वो आ चुका है, लेकिन अगर आप देख सकें तो ये कुछ ज़्यादा प्रेजेंटेबल मेरे पास नहीं लग रहा। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से पेज सेटअप में जाके इसको इस वक्त पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे कर दूं। जब मैं इसको लैंडस्केप पे करूँगा और इसको ओके करूँगा तो मेरे पास इस तरह से जो है वो यहाँ पे डाटा जो है वो आ जाएगा, और यहाँ से मैं इसकी जो साइज़ है इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ और इसको बढ़ा के 140 पे कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास इस तरह का जो है वो डाटा मौजूद हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है आपके पास प्रिंटर, यहाँ से जो प्रिंटर का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग जो है जो भी आपका अवेलेबल प्रिंटर होगा उसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट, जिसका मतलब है कि इस वक्त जो भी एक्टिव शीट है उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट इंटायर वर्कबुक, यानी कि एक वर्कबुक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा वर्कशीट भी हो सकती हैं। तो अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वर्कशीट हैं तो वो तमाम शीट का जो है ना वो प्रिंट ले लेगा। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब यह है कि आपने जो एरिया सिलेक्ट किया होगा, लाइक अगर मैं इसको स्केप करता हूं तो मैं वापस अपनी उसी डाटा पे आ जाऊंगा। अब मैं अगर सिर्फ इन 2 जो है वो सेल्स को अगर सिलेक्ट करता हूं और अगेन मैं कंट्रोल P करता हूं और यहां से मैं जाके जो मेरा तीसरा ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे सिर्फ उन्हीं 2 का यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा जो कि मैंने सिलेक्ट की होंगी। लेकिन मैं यहाँ से एक्टिव शीट पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ जो है यहाँ पे जो आपके पेजेस होती हैं A4 साइज होता है, डिफरेंट आपके पेज के साइज होते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और अपना जो डाटा है उसको हार्ड फॉर्म में जो है ना वो लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आप यहाँ पे एक्सेल में फार्मूला जो है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब फार्मूला डिज़ाइन करने का जो बेसिक आपके पास असूल है वो ये है कि आपको फार्मूला जो है वो टाइप करने से पहले इज इक्वल टू का साइन जो है ना वो ऐड करना पड़ता है, या आपको जो है वो प्लस का साइन जो है ना वो आपको सबसे पहले लगाना पड़ता है किसी भी फार्मूला को एक्टिवेट करने के लिए। लाइक अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन 2 जो मेरी सेल की वैल्यू है इनको मैं ऐड कर दूं तो उसका मेरे पास क्या फार्मूला होगा। सबसे पहले मैं इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे प्रेस करूंगा, उसके बाद मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसकी वैल्यू मैं ऐड करना चाह रहा हूं। तो मैं इस सेल की वैल्यू सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूं तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। किस में ऐड करना चाह रहा हूं, इस सेल में ऐड करना चाह रहा हूं, इसको प्रेस करूंगा और एंटर का बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इस वक्त सॉल्यूशन जो है वो तो 3 आ रहा है, लेकिन जो इसके बैक एंड पे जो फार्मूला यूज हो रहा है वो यहाँ फार्मूला बार में आप देख सकते हैं। अगर आपने देखना हो यहाँ सेल के अंदर के क्या फार्मूला यूज हुआ है तो आप उसी सेल के अंदर अगर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपके पास जो है वो फार्मूला ओपन हो जाएगा और वो आपको बताएगा कि कौन कौन से 2 सेल जो है वो आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ D3 जो है वो ब्लू कलर में है और यहाँ पे जो D3 है वो ब्लू कलर में है, E3 रेड कलर में है और E3 यहाँ पे रेड कलर में है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यही फार्मूला आप बाकी जगहों पे भी इंप्लीमेंट कर लें, यानी कि जो आप चाह रहे हैं कि 3 और 2 को भी वो ऐड कर दे, तो आपको दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक तरीका ये है कि आप इस फार्मूला को कॉपी करें। मैं इसको कंट्रोल C करता हूं और मैं इसको अपनी डाउनवर्ड एरो से नीचे की तरफ आता हूं और यहाँ पे मैं वही फार्मूला जो है वो पेस्ट कर देता हूं, यानी कंट्रोल V का अगर मैं शॉर्ट की यूज़ करूं तो आप देखेंगे मेरे पास वही फार्मूला नीचे जो है वो ड्रैग होके उसने 3 और 2 को भी ऐड कर दिया है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इसको डिलीट करके, अब अगर आप इस सेल के बॉटम कॉर्नर पे देखें तो छोटा सा एक यहाँ पे डॉट का साइन आ रहा है। जैसे ही मैं बॉटम वाले कॉर्नर पे अपनी कर्सर को लेके जाऊंगा तो वो उसका जो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। आपने देखा जैसे ही मैं लेके आया तो एक प्लस का साइन जो है ना वो आ गया है। इसका मतलब है यहाँ से आप उस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर सकते हैं। मैं जैसे ही डबल क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे
5 आ जाएगा। अगर मैं इसको मजीद नीचे की तरफ ड्रैग करता जाऊं तो ये 0 0 मुझे देता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, लाइक मैं यहाँ 8 लगा के इसको एंटर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लगा देता हूँ तो वो दोनों को ऐड करके 18 यहाँ पे मुझे शो करा देगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपने अगर परसेंटेज लेनी हो तो आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि आप इज इक्वल टू अगेन, उसके बाद मैं परसेंटेज लेना चाह रहा हूं कि सपोज करें कि मैं यहां परसेंटेज लेना चाह रहा हूं दिस वन, डिवाइड बाय डिवाइड के लिए मैं ये वाला साइन यूज करूंगा दिस वन। इसको जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास 0.5 आ चुका। अब ये बेसिकली मुझे परसेंटेज वैल्यू में चाहिए। बेसिकली ये 50% है, लेकिन यहाँ पे 0.5 आ चुका है, तो मुझे 50% इसको डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने उस सेल को सिलेक्ट करें या इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ पे परसेंटेज वाला जो आपका ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 50% आ जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर देंगे तो आपके पास अगेन जो है वो जहां जहां पे वैल्यू आ रही होगी वहां वहां पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन जहां पे वैल्यू नहीं आ रही वहां पे एरर आ जाएगा। यहां पे एरर क्यों आया, क्योंकि यहां पे ब्लैंक सेल है, तो वो ब्लैंक को ब्लैंक से जब डिवाइड कर रहा है तो उसने यहाँ पे एरर दे दिया। अगर मैं यहाँ पे भी कोई वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। तो इस तरह से जो है वो आपने अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसका क्या तरीकाकार होगा, आप अगेन इज इक्वल टू आप लगाएंगे 1, मल्टीप्लाई के लिए आप स्टेरिक का साइन यूज करेंगे और आप जिससे आपने मल्टीप्लाई करना हो आप उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 सोल्यूशन आ जाएगा और अगेन आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आप जो है वो फिल्टर का साइन जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। फिल्टर बेसिकली यूज होता है जब आपको सपोज करें कि मेरे पास ये डाटा रेंज है तो मुझे सिर्फ जनवरी का डाटा देखना है, मुझे फरवरी का डाटा नहीं देखना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर कैसे लगाऊंगा, फिल्टर का तरीकाकार ये है कि आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपने फिल्टर यूज करना है। तो मुझे अगर इन सब जगह पे फिल्टर यूज करना है तो मैं उन सबको पहले सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे, इसको ओपन करूंगा और मेरे पास यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास हर जगह पे एक छोटा सा फिल्टर यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको कलर जो है वो इसका ख़त्म कर दूँ, यहाँ से सेल का कलर में मैं जाके नो फिल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फिल्टर जो है वो विजिबल हो जाए। अब अगर आप इसको ये जो आपके पास फिल्टर आ चुका है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी इस केस में मेरे पास चूंकि मंथ है और अदरवाइज आपके पास जितनी भी डिटेल होगी उसके नीचे वो तमाम जो है वो उस फिल्टर के अंदर शो हो जाएंगे। मुझे जो है यहाँ पे सपोज करें कि जनवरी का डाटा चाहिए तो मैंने सिर्फ जनवरी को यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो अब मेरे पास सिर्फ जनवरी का डाटा आएगा। उसके अलावा जितना भी मेरे पास डाटा होगा वो तमाम का तमाम जो है वो हाइड हो जाएगा। अब वो डाटा हाइड कैसे हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर मेरे पास जो रो नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और उसके बाद 10 आ रहा है। इसका मतलब है 3 और 10 के दरमियान मेरी जितनी भी रो हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो इस वक्त हाइड हो चुकी हैं। उनको अनहाइड करने का एक तरीका ये है कि अगेन मैं यहाँ पे जाके क्लियर फिल्टर फ्रॉम मंथ कर दूं तो मेरे पास वो तमाम जो मेरी रोज हैं हाईलाइट हो जाएंगी अगेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा डाटा हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इस तमाम रो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे बाकी डाटा भी ऐड कर देता हूँ ताकि हम इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस कर सकें। जी, तो आपने देखा मैं यहाँ पे जनवरी फरवरी के बाद मैंने तमाम जो मेरे पास मंथ है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और यहाँ पे मैं इसी तरह ईयर भी अपने जो है ना वो बढ़ाता गया हूँ। जैसे ही मैं नीचे की तरफ आता रहूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास
जो मेरी मेन हेडिंग है वो विजिबल नहीं होगी। तो उसके लिए क्या तरीकाकार ये है कि लाइक मुझे इस वक्त इस एग्जांपल में अपने इस वाली जो हेडिंग है इसको फ्रीज करना पड़ेगा, ताकि मैं नीचे आऊं तो ये वाली जो मेरे पास हेडिंग है ये फ्रीज रहे, ये कहीं मूव ना करे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं इस वक्त किस हेडिंग के अंडर मौजूद हूं। तो फ्रीज करने का तरीका क्या ये है कि आपने जिस हेडिंग को या जिस सेल को फ्रीज करना हो उससे नीचे वाले सेल में आप आ जाएं। लाइक मुझे इस वक्त इस सेल को जो है वो फ्रीज करना है, तो मैं उससे नीचे वाले सेल पे आऊँगा और यहाँ से मैं व्यू पे जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे फ्रीज पेन का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ से फ्रीज पेन को जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी ये जो हेडिंग है इसके नीचे एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे फील हो रही होगी, ये वाली। मैं आपको ये ज़्यादा विजिबल करवाने के लिए क्या करता हूँ कि अगर मैं ये ग्रिड लाइन को अनचेक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे जो सेल्स थे वो यहाँ पे तमाम ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको अब ये जो लाइन है ये थोड़ी ज़्यादा विजिबल होगी। अब मैं अगर नीचे की तरफ आऊँगा तो आप देखेंगे कि मैं जितना नीचे आता रहूँगा मेरा जो हेडिंग थी वो मेरी इस वक्त फ्रीज हो चुकी है और मुझे पता है कि इस वक्त मैं, ये मेरा मंथ का कॉलम है, ये मेरे ईयर का है, ये रजिस्टर्ड पार्टी है, ये मेरी सेल का कॉलम है और ये मेरी परसेंटेज का कॉलम है। उसके अलावा आप अपनी जो फार्मूला बार है उसको भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ आप व्यू के नीचे अगर फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो आपकी फार्मूला बार जो है वो हाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप हेडिंग को जो है वो क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी जो रो और कॉलम नंबर है वो आपके जो है वो हाइड हो चुकी हैं। हम डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेम्पलेट्स के बारे में। मैं आपको बताता हूं कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं और वो आप जो है वो कब यूज़ कर सकते हैं और वो नॉर्मल वर्कबुक से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। ये जो इस वक्त आप लोग वर्कबुक देख रहे हैं ये एक सिंपल एक्सेल की फ़ाइल है जिसको हम वर्कबुक बोलते हैं, और टेम्पलेट्स होते हैं जो प्री डिज़ाइंड फॉर्मेट होते हैं जो कि आप अपने पास सेव रखते हैं, और अगर उसी तरह का काम आपको दोबारा करना हो तो बजाय इसके कि आप नए सिरे से वो दोबारा फॉर्मेट डिज़ाइन करें, आपने जो पीछे अपने पास ऑलरेडी वो जो फॉर्मेट डिज़ाइन किया होगा और अपने पास टेम्पलेट की फॉर्म में सेव किया होगा, आप उसको ओपन करेंगे और उसके ऊपर दोबारा जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी ऑफ़र करता है, और मैं आपको बताता हूँ कि आप उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग जो है वो फाइल पे क्लिक करें और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्पलेट्स सेव कर रखे हैं। आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सजेस्टेड सर्चेज में आएंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप लोगों को चार्ट्स से रिलेटेड कोई टेम्पलेट चाहिए तो चार्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर चार्ट से रिलेटेड जितने टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। मैं अगर इनमें से कोई टेम्पलेट जो है वो अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ उस टेम्पलेट के ऊपर। ये बेसिकली एक वीकली कोर शेड्यूल है और इसमें आप जो है वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पे जो अपने टास्क हैं वो आपके टास्क डिफरेंट होंगे, आप यहाँ पे उन टास्क की जो डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डेट जो है वो करंट डेट ही आ रही है। करंट डेट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, तो आप जिस दिन भी ये डेट ओपन करेंगे तो उस दिन की जो है वो करंट डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह से मैं दोबारा जो है वो फाइल ओपन करता हूँ। ये एक मेरे पास ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि मैंने पहले से यूज़ किए होंगे, तो वहाँ पे इस वजह से मेरे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट की सूरत में वो टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं दोबारा मोर टेम्पलेट्स में जाता हूँ और अब की बार मैं जो है वो मंथली एक्सपेंसेस का एक जो है वो टेम्पलेट ओपन कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर इस कोर्स के बाद आप ऑनलाइन अर्न करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो टेम्पलेट का एक गिग भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग जो है वो अपनी इनवॉइसेस के, एक्सपेंसेस ट्रैक करने के, इनकम ट्रैक करने के जो है वो टेम्पलेट्स बनवाते हैं, और अगर आप लोग जो है वो इसमें माहिर हैं और आप लोग एक बड़ी क्लीन और प्रोफेशनल लुकिंग टेम्पलेट बना सकते हैं तो आप इसको बड़ा अच्छा जो है वो ऑनलाइन इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। ये बेसिकली टेम्पलेट जो है ये
आपकी जो मंथली आपकी जो इनकम है, आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको जो है वो ट्रैक करने के लिए बनाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो अमाउंट लेफ़्ट है वो आ रही है, यहाँ पे आपकी जो एक्सपेंसेस है वो आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है मंथली इनकम की, मंथली एक्सपेंसेस की, सेमेस्टर के एक्सपेंसेस की। आप इसमें जो है वो चेंजेस जैसे ही करेंगे आपका जो है जो ग्राफ है वो भी चेंज हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल फ़ोन मेरे पास 75 आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो आपने ये जो इसी से ऊपर ये ग्राफ में ये सेल फ़ोन आ रहा है, आप देखेंगे कि ये भी 100 हो चुका है। ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड चार्ट्स हैं जो कि डाटा से रिलेटेड हैं, और आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जो है वो इस तरह के चार्ट्स बना सकते हैं और अपने डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप अपना जो है वो कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप वो कैसे बना सकते हैं। हम इस तरह से करते हैं कि जो हमने ऑलरेडी हमारी वर्किंग शीट थी ये लेक्चर नंबर 1 की, सपोज करें कि मैं इसी शीट को ही टेम्पलेट की फॉर्म में सेव करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे नेक्स्ट मंथ में जब भी मुझे काम करना होगा तो बजाय इसके कि मैं नए सिरे से अपनी शीट बनाऊँ, मैं इसी को ही ओपन करके इसी पे ही काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको सेव एज करूँगा। उसके बाद मैं अपनी लोकेशन जो है ना वो डिफाइन करता हूँ कि मैं इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, और सेव एज टाइप में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक्सेल टेम्पलेट का एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा और इसको मैं लेक्चर नंबर 1 का नाम ही दे देता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये कंफर्म करता हूँ कि जो मैंने टेम्पलेट सेव किया था वो मेरे पास कहाँ पे मौजूद है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फाइल पे जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे एक रीसेंट का ऑप्शन आ रहा है, एक पिन का ऑप्शन आ रहा है। रीसेंट का जो ऑप्शन होता है इसका मतलब है कि यहाँ पे वो वाली फाइल्स होंगी जो हमने रिसेंटली ओपन की होंगी। इसके साथ पिन आ रहा है कि अगर कोई फाइल आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो आप उसको अगर पिन कर देंगे तो वो ऑलवेज़ यहाँ पे जो है वो मौजूद रहेंगी। अच्छा मैं लोकेशन जो है वो देखता हूँ कि मेरे टेम्पलेट की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मोर टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 कैटेगरीज आ रही हैं, एक मेरे ऑफिस की कैटेगरी है, एक मेरे पर्सनल कैटेगरी है। अगर मैं पर्सनल पे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लेक्चर नंबर 1 का टेम्पलेट मौजूद है। तो चलिए एक दफ़ा हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। हमने बेसिकली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हमने कैसे ओपन करना है, आपके एक्सेल का टैब्स जो है वो क्या होते हैं, रिबन्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, रोज कॉलम क्या होते हैं, रेंजेस क्या होती हैं, जूम इन आउट आप कैसे करते हैं। उसके अलावा आप रैप टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, आप सेल को मर्ज कैसे कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग लाइक करेंसी में अगर आपने चेंज करना हो या परसेंटेज में चेंज करना हो तो वो आप कैसे करोगे। उसके अलावा अगर आपने उसका प्रिंट लेना हो किसी पेज का तो उसकी थोड़ी सी बेसिक सेटिंग हमने डिस्कस की। उसके अलावा आपके सेल के जो बॉर्डर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, फ्री स्पैन्स होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक लेवल पे चीज़ें हैं जो कि आपको एक दफ़ा गो थ्रू और आपको रिफ्रेश करवाने की ज़रूरत थी। तो इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाके चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।